हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं भारत की प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स की। इंदिरा जी को प्रियदर्शिनी नाम रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। इंदिरा जी जब केवल 5 साल की ही थी तो स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी सबसे फेवरेट डॉल को सिर्फ इसलिए जला दिया था क्योंकि वो डॉल इंग्लैंड में बनी थी। यही नहीं, मात्र 11 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश सेना का विरोध करने के लिए बच्चों की एक बानर सेना बनाई थी। जब इंदिरा जी केवल 18 साल की थी तब उनकी मां कमला नेहरू की ट्यूबरकुलोसिस से डेथ हो गई। ब्रिटेन में रहते समय उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई और 25 साल की उम्र में कांग्रेस और परिवार के विरोध के बावजूद 16 मार्च 1942 में उन्होंने फिरोज गांधी से शादी की। 1944 में राजीव गांधी और 1946 में संजय गांधी का जन्म हुआ। संजय गांधी के जन्म के कुछ समय बाद ही फिरोज गांधी ने एक राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनी में घटे एक घोटाले को उजागर कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप नेहरू जी के एक सहयोगी और कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ा। और बहुत ज़्यादा टेंशन के चलते इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी अलग हो गए। 8 सितंबर 1960 को जब इंदिरा गांधी अपने पिता के साथ एक विदेश दौरे पर गई थी, फिरोज गांधी की डेथ हो गई। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद वो इलेक्शन जीतकर सूचना और प्रसारण मंत्री बन गई। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की अचानक मृत्यु के बाद 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी स्वतंत्र भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनी। कहा जाता है प्रधानमंत्री बनने के 2 साल तक इंदिरा जी बहुत टेंशन में रहती थी और उन प्रोग्राम्स में काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती थी जहाँ पर उन्हें बोलना होता था। यह भी कहा जाता है कि जब ईयर 1969 में उन्हें बजट पेश करना था तो वो इतनी नर्वस थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई थी और उनके कुछ न बोलने के कारण अपोजिशन के लीडर राम मनोहर लोहिया ने उन्हें गूंगी गुड़िया तक बोल दिया था। लेकिन बहुत जल्द ही वो अपनी इस कमजोरी से बाहर आ गई। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से और राजघरानों को मिलने वाले भत्ते को खत्म करने जैसे फैसलों से इंदिरा की इमेज गरीबों के मसीहा के रूप में बन गई थी। अपने सलाहकार और हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्रीकांत वर्मा द्वारा दिए गए गरीबी हटाओ के नारे ने देश में इंदिरा की छवि गरीबों के मसीहा के रूप में पक्की कर दी थी। अब लोगों को लग रहा था कि सिर्फ इंदिरा ही गरीबों के लिए लड़ रही हैं। हालांकि यह कार्यक्रम गरीबी हटाने में असफल रहा, पर इसकी वजह से जब मार्च 1971 में देश में आम चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत मिली और कुल 518 सीटों में से कांग्रेस को 352 सीटें हासिल हुई। इस चुनाव में इंदिरा गांधी को भी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से बम्पर जीत मिली। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी राजनारायण को 1 लाख से भी अधिक वोटों से हराया था। राजनारायण ने इंदिरा जी की इस जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी और यहीं से शुरू हुआ देश में राजनीतिक उथल पुथल का एक नया दौर। राजनारायण के वकील शांति भूषण ने इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीन और संसाधनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जगमोहन सिन्हा ने अपने फैसले में माना कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया, इसलिए जन प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार उनका सांसद चुना जाना अवैध है और अदालत ने अगले 6 साल तक उन पर कोई भी चुनाव लड़ने की रोक लगा दी। इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने अपने फैसले में कहा कि वे इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति तो दे दी, लेकिन कहा कि वे अंतिम फैसले आने तक सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन यानी कि 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने एक रैली की। इस रैली में जयप्रकाश नारायण ने जनता से अपील की कि वे सरकार के आदेशों को ना मानें, क्योंकि कोर्ट ने अब उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटने के लिए बोल दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता का अंश सिंहासन खाली करो कि जनता आती है के नारे बुलंद किए। इस रैली के बाद ही देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के कहने पर भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का आपातकाल या इमरजेंसी लागू कर दी। अगली सुबह पूरे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज़ में सुना, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे आपको आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्र भारत का सबसे बुरा दौर था। चुनाव स्थगित हो गए, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए गए, राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी कर ली गई। इनमें जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक मेहता और अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। यह आपातकाल 21 महीनों तक चला था। इस आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय माना जाता है। इस इमरजेंसी के दौरान 16 से 20 मार्च के मध्य छठे लोकसभा इलेक्शन का आयोजन हुआ और इस बार इंडियन नेशनल कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी रायबरेली से और उनके बेटे संजय गांधी अमेठी से इलेक्शन हार गए और 24 मार्च को मोरारजी देसाई ने भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मोरारजी देसाई भारत के अब तक के सबसे ओल्डेस्ट प्रधानमंत्री हैं। जब वे भारत के प्रधानमंत्री चुने गए थे तब उनकी एज 81 ईयर्स थी। अगस्त 1979 में रूलिंग जनता पार्टी की सरकार गिर गई और 14 जनवरी 1980 में इंदिरा गांधी फिर से देश की प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा और संजय पर लगे सारे केस विड्रॉ हो गए। जून 1980 में इंदिरा गांधी की सक्सेसर संजय गांधी की एयरप्लेन क्रैश में डेथ हो गई। संजय गांधी की डेथ के बाद इंदिरा गांधी के दूसरे बेटे राजीव गांधी ने पार्टी ज्वाइन की। जून 1984 में इंदिरा ने खालिस्तानी आंदोलन को कुचलने के लिए सेना को स्वर्ण मंदिर परिसर में घुसने और ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने का आदेश दिया। स्वर्ण मंदिर परिसर में हजारों नागरिकों की उपस्थिति के बावजूद इंदिरा गांधी ने आतंकवादियों का सफाया करने के लिए सेना को धर्मस्थल में प्रवेश करने का आदेश दिया। इस ऑपरेशन में कई निर्दोष लोग भी मारे गए थे। इसके बाद सिख समुदाय इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गया और उसके इस फैसले का अंजाम यह हुआ कि 31 अक्टूबर 1984 को उन्हीं के सुरक्षाकर्मी सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन्हें गोली मार दी। इंदिरा गांधी ने अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही दम तोड़ दिया था, लेकिन घंटों तक उनकी मृत्यु घोषित नहीं की गई। अंतिम संस्कार 3 नवंबर को राजघाट के समीप हुआ और यह जगह शक्ति स्थल के रूप में जानी जाती है। इसी के साथ इस वीडियो को भी समाप्ति की ओर ले चलते हैं। थैंक यू।